हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट म्यूजिक और बीपीसी टीआर टीआर 4 संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो है पहला प्रश्न जो है, भारतीय संगीत वाद्य पुस्तक के लेखक कौन है। भारतीय संगीत पुस्तक वाद्य के लेखक कौन है। तो लेखक हमारा क्या होगा, आप लोग कमेंट में रिप्लाई दीजिए कि मेरा लेखक कौन होगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, एक में भातखंडे, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है प्रेमलता शर्मा, ऑप्शन 4 में दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर जो होगा हमारा होगा, इसमें दिया हुआ है, ये जो प्रश्न जो दिया हुआ है, यहाँ देने की बात है कि ये जो भातखंड है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, और हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जो है ये भी नहीं होगा। और प्रेमलता शर्मा का पुस्तक का नाम है सौंदर्य शास्त्र। क्या नाम है, सौंदर्य शास्त्र। तो इनमें से तीनों में से कोई नहीं है, तो हमारा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन संख्या 5 होगा। क्या होगा, ऑप्शन संख्या 5 होगा। यानी भारतीय संगीतवाद पुस्तक के लेखक जो है पंडित लालमणि मिश्र हैं, पंडित लालमणि मिश्र। यह पुस्तक जो है 1973 में जो है जारी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 39 हम लोग देखते हैं। राग वर्गीकरण में संकीर्ण राग किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है जिसमें स्वरों की संख्या कम हो, ऑप्शन 2 में दिया है जिसमें कई रागों की छाया दिखाई पड़े, ऑप्शन 3 में दिया है स्वरों की संख्या अधिक हो, ऑप्शन 4 में दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन संख्या 2 होगा। क्या होगा, ऑप्शन संख्या 2 होगा, जिसमें कई रागों की छाया दिखाई दे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, त्यागराज की जन्मतिथि क्या है। त्यागराज की जन्मतिथि क्या है। तो त्यागराज की जन्मतिथि जो है 4 मई 18वीं सदी का उत्तरार्ध है। क्या है, 4 मई 18वीं सदी का उत्तरार्ध है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेधक कोमल स्वर वाले रागों का गायन समय अधिकतर क्या होता है। रेधक कोमल स्वर वाले रागों का गायन वादन समय अधिकतर क्या होता है, यानी रेधक जिसमें कोमल स्वर लगते हैं। आप लोगों को पता होगा कि कोमल स्वर के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में शुद्ध स्वर 7 होते हैं। शुद्ध स्वर कितने होते हैं, तो शुद्ध स्वर 7 होते हैं, और कोमल स्वर 4 होते हैं, और एक तीव्र मध्यम स्वर होता है। तो उस सब के बारे में जानते हैं और उसका नाम देखते हैं। शुद्ध स्वर जो होते हैं, शुद्ध स्वर जो होगा, शुद्ध स्वर ऐसा स्वर होता है जिसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं लगा होता है। यानी इसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं है। वही चीज अगर कोमल स्वर रखते हैं, तो कोमल स्वर का चिन्ह क्या होगा। कोमल स्वर जो होगा रे, ग, ध, मी, ये हमारे 4 कोमल स्वर है। तो कोमल स्वर का पहचान क्या होता है, कोमल नीचे जो है एक पड़ी रेखा रहेगा जिसे पहचान सकते हैं
ये कोमल स्वर है। अब होता है तीव्र स्वर, तीव्र मध्यम, जिसे हम म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म। यानी उसके ऊपर एक रेखा होती है जिसे समझते हैं हम लोग तीव्र मध्यम स्वर है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, संगीत के क्षेत्र में अभी तक कुल कितने भारत रत्न पुरस्कार दिए गए हैं? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? आप लोग रिप्लाई में, कमेंट में रिप्लाई दीजिए। अभी तक जो है संगीत के क्षेत्र में 5 दिए गए हैं। किनको किनको दिया गया है ये भी देखने वाली बात है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए पंडित रविशंकर को कब मिला था भारत रत्न? पंडित रविशंकर को मिला था 1999 में। 1999 में मिला था। ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं जिनके भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नारायण मुनेश्वर खड़े के अनुसार अंगांगों की संख्या कितनी है? तो नारायण मुनेश्वर खड़े के अनुमान से देखा जाए तो अंगांगों की संख्या कितने माने हैं वो? तो यहाँ देखने वाली बात है कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट में रिप्लाई दीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है नारायण मुनेश्वर खड़े के अनुसार अंगांगों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 26। क्या दिया हुआ है? 26। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है 32 यानी 32 दिया हुआ है। ऑप्शन 4 में दिया हुआ में से एक से अधिक। ऑप्शन 5 में दिया हुआ में से कोई नहीं। इसमें क्या होगा? इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं। तो मेरा आंसर क्या होगा? क्या होगा? आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी रिप्लाई दीजिए। क्या होगा? क्या होगा? हमारा आंसर जो होगा 30 होगा। कितना होगा? 30। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। वेंकट मुखी के मेल राग वर्गीकरण के अनुसार शुद्ध मध्यम युक्त मेलों की संख्या कितनी है? कितनी होगी? कितनी होगी? तो हमारा आंसर जो होगा 36 होगा। क्या होगा? 36 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राग रागनी वर्गीकरण के अंतर्गत किस मत को में रागनियों की संख्या 30 है? तो यहाँ देखने वाली बात है राग रागनी मत में। यहाँ जो है ऑप्शन 1 में दिया हुआ है भरत में, हनुमान मत में, कलिनाथ में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 की बात कर रहा है। कितनी की बात कर रहा है? तो यहाँ 30 की बात कर रहा है। कितने की? 30 की। तो मेरा क्या होगा? भरत हनुमान, हनुमान जो है ये दोनों का क्या होगा? 30 होगा। तो 30 होगा, इसका मतलब है हमारा आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। यानी दो जब मिल जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। जबकि इनमें क्या है, कलिनाथ और शिवमत में कितना है? 36 है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कृष्णराव शंकर पंडित के गुरु कौन थे? कृष्णराव शंकर पंडित के गुरु कौन थे? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है निसार हुसैन। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है हद्दू खां। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है बाल कृष्ण बुआ ई चिलंजीकर। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन 5 में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? निसार हुसैन खां होंगे। क्या होंगे? निसार हुसैन खां होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विवादी स्वर अंतराल का मान क्या है? विवादी स्वर अंतराल का मान क्या है? क्या होगा? तो विवादी स्वर का अंतराल जो होता है दो श्रुति का अंतर होता है। कितने श्रुति का? दो श्रुति का होता है।
भारतीय शास्त्रीय संगीत में श्रुतियों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 22 बताई गई। कितनी बताई गई है? 22। 22 श्रुतियां जो है वो प्राचीन काल के अनुसार भी 22 है और मध्य काल के अनुसार भी 22 है। तो श्रुतियों की संख्या कितनी है? 22 है। क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है कि भारतीय हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में श्रुति की संख्या कितनी मानी गई है? तो कितने मानी गई है? 22। किस गायन विद्या में निरर्थक शब्दों की प्रचुरता पाई जाती है? यानी कौन सी गायन विद्या है जिसमें निरर्थक शब्दों की प्रचुरता पाई जाती है? तो कौन सी गायन विद्या होगी? तराना होगा। क्या होगा? तराना। आप लोग बता दें कि तराना का आविष्कार किसने किया था? तो किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, नाट्य शास्त्र में अध्याय संगीत से संबंधित है। कितने हैं? तो नाट्य शास्त्र सबसे पहले जानते हैं कि पुस्तक लिखा किसका है? तो नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। पिछला स्टेट 2024 में लिखा गया था कि इसमें कुछ जो है स्टेट जो है हमारा आंसर माना था कि नाट्य शास्त्र पुस्तक की रचना 5वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? 5वीं सदी में। और देखिए प्रत्येक एग्जाम में देखिएगा तो अलग अलग तरह से मानता है, इसलिए आप लोग जो आंसर देखिएगा एग्जाम में जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। तो नाट्य शास्त्र में संगीत से संबंधित अध्याय की संख्या कितनी है? तो नाट्य शास्त्र में संगीत से संबंधित अध्याय की संख्या 30 है। कितनी है? यहाँ जो है 36 अध्याय है, लेकिन 6 जो है संगीत से संबंधित अध्याय। कितने हैं? 6 है। 30वें अध्याय में जो है सुशील वाद्य का वर्णन किया गया है। नाट्य शास्त्र के 30वें अध्याय में सुशील वाद्य का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राग बिहाग का वादी स्वर क्या होता है? विवादी स्वर। विवादी स्वर नहीं कह रहा है, वादी स्वर कह रहा है। क्या कह रहा है? वादी स्वर। तो वादी स्वर क्या होगा? तो वादी स्वर जो होगा गंधार होगा। क्या होगा? गंधार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है संगीत का संबंध है। यहाँ संगीत का संबंध बात कर रहा है, तो किससे है? तो कौन सा वेद से होगा? कौन सा वेद से होगा? सामवेद से होगा। किससे होगा? सामवेद से है। अथर्ववेद में किसका वर्णन है? तो जादू टोना का होगा। किसका है? जादू टोना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो आप लोगों को पिछले कमेंट में ही बताया था क्वेश्चन में ही कि नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन है। तो इनमें से जो है ऑप्शन ऑप्शन 1 में दिया हुआ है सारंगदेव, ऑप्शन 2 में दिया हुआ भातखंडे, ऑप्शन 3 में दिया है अहोबल, ऑप्शन 4 में दिया उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 में दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरा आंसर होगा इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखते हैं पंडित सारंगदेव का पुस्तक का नाम क्या है? संगीत रत्नाकर। क्या है? संगीत रत्नाकर। और भातखंडे का पुस्तक का नाम क्या है? आप लोग कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा। और पंडित अहोबल का पुस्तक का नाम क्या है? संगीत परिजात। क्या है? संगीत परिजात। कब लिखा गया है? तो 1650 में लिखा गया है, यानी 17वीं शताब्दी में लिखा गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संदीप प्रकाश राग है? संदीप प्रकाश राग की बात कर रहा है। तो ऑप्शन 1 में दिखा रहा है कि भैरवी, ऑप्शन 2 में दिखा रहा है भैरव, ऑप्शन 3 में दिखा रहा है काफी, ऑप्शन 4 में दिखा रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर जो होगा भैरवी होगा। क्या होगा? भैरवी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि इंदौर घराने से संबंधित है। तो कौन जो है कलाकार जो है इंदौर घराने से संबंधित है? ऑप्शन 1 में दिया है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद फयाज खां, उस्ताद अमीर खां। और ऑप्शन 4 में दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन 5 में दिया है, ऑप्शन 5 में जो दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आंसर क्या होगा हमारा? तो बड़े गुलाम अली खां किससे होगा? तो इनका जो होगा पटियाला घराना होगा। क्या होगा? पटियाला। और उस्ताद फयाज खां का क्या होगा? आगरा घराना। आगरा घराना।
बस क्या गए, उस्ताद अमीर खां, यानी उस्ताद अमीर खां किसके थे, इंदौर घराने के थे। कौन से घराने के, इंदौर। हमारा आंसर क्या होगा, उस्ताद अमीर खां। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, टप्पा शैली का उद्गम किस प्रांत में हुआ था, किस प्रांत में होगा। तो ऑप्शन एक में दिया हुआ है बिहार, ऑप्शन दो में दिया हुआ है तमिलनाडु, और ऑप्शन तीन में दिया हुआ है पंजाब, ऑप्शन चार में दिया हुआ है अधिक, ऑप्शन पांच में दिया हुआ है कोई नहीं। तो मेरा आंसर जो होगा पंजाब होगा। क्या होगा, पंजाब होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे। तो आप लोगों को पता होगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने कौन सा वाद्य बजाया करते थे। तो यहाँ जो है ऑप्शन एक में दिया हुआ है सितार, ऑप्शन दो में दिया हुआ है शहनाई, ऑप्शन तीन में दिया हुआ है बांसुरी, ऑप्शन चार में दिया हुआ है एक से अधिक, ऑप्शन पांच में से कोई नहीं। सितार वादक में सबसे ज्यादा नाम किनका आता है, तो रविशंकर का आता है। किनका आता है, रविशंकर का। इनको भारत रत्न कब मिला था, तो 1999 में मिला था। और शहनाई में किनका आता है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का आता है। किनका है, बिस्मिल्लाह खां, यानी हमारा आंसर क्या होगा, बिस्मिल्लाह खां। और बांसुरी वादन में किनका आता है, पन्ना लाल घोष का। किनका आता है, पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष। किस घराने से थे, तो मैयर घराना के थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस्ताद अमजद अली खां है, यानी उस्ताद अमजद अली खां है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, पूछ रहा है किस वाद्य यंत्र से इनका संबंध है। तो ऑप्शन एक में दिया हुआ है शहनाई वादक, ऑप्शन दो में दिया है सितार वादक, ऑप्शन तीन में दिया है तबला वादक, ऑप्शन फोर में दिया है से एक से अधिक, ऑप्शन फाइव में दिया है से कोई नहीं। तो उस्ताद जो अमजद अली खान जो थे, वो इसका आंसर क्या है, इसमें उपयुक्त से कोई नहीं होगा। क्या होगा, उपयुक्त से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर जो होगा, हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर जो होगा, उस्ताद अमजद अली खान जो थे सरोद वादक थे। कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, सरोद। कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, सरोद। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्नाटक तथा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समान रूप से प्रयोग होने वाले राग है, यानी दोनों संगीत पद्धति में कौन सा राग जो है समान रूप से प्रयोग होता है। कौन सा राग होगा, क्या होगा, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन एक में हंस ध्वनि। क्या दिया हुआ है, हंस ध्वनि। ऑप्शन दो में दिया हुआ है दरबारी कानड़ा, ऑप्शन तीन में दिया हुआ है राग बिहाग, ऑप्शन चार में दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन पांच में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हंस ध्वनि होगा। क्या होगा, हंस ध्वनि। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है स्वरों की क्रमबद्धता का नाम क्या है, स्वरों की क्रमबद्धता का नाम क्या है। क्या होगा, होगा इसका आंसर जो होगा अलंकार होगा। क्या होगा, अलंकार। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है किस ताल में सम खाली से प्रारंभ होती है, किस ताल में सम जो है खाली से प्रारंभ होती है। तो मेरा आंसर क्या होगा, पहला दिया हुआ है तीन ताल। तीन ताल में जानते हैं कितनी मात्रा होती है, तीन ताल में 16 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा। विभाग कितने होते हैं, चार विभाग, चार विभाग होते हैं। तीन ताल जो है संपदी ताल है। कौन सा ताल है, संपदी ताल होते हैं। इसमें प्रत्येक विभाग में बराबर मात्रा होती है, यानी चार चार मात्रा की विभाग होती है प्रत्येक विभाग। और ऑप्शन दो में दिया हुआ है रूपक ताल, तो ऑप्शन तीन में दिया हुआ है तिलवाड़ा ताल, ऑप्शन चार में दिया है से एक से अधिक, ऑप्शन पांच में से कोई नहीं। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, रूपक ताल होगा। क्या होगा, रूपक ताल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है समय सिद्धांत के अनुसार
पूर्वांगवादी रागों का समय क्या होता है? पूर्वांगवादी रागों का समय क्या होता है? तो क्या होता है पूर्वांगवादी रागों का समय? क्या होता है? ऑप्शन एक में दिया है 12 बजे पीएम से लेकर के 12 बजे एएम, 12 बजे एएम से लेकर के 12 बजे पीएम, और ऑप्शन जो है 3 में दिया हुआ है 4 बजे पीएम से 10 बजे पीएम, ऑप्शन 4 में दिया हुआ उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 4 में दिया है एक से अधिक, ऑप्शन 5 में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन संख्या 1 होगा, 12 बजे पीएम से लेकर 12 बजे एएम तक होता है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है ध्रुपक के लिए कौन सा वाद्य उपयुक्त है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए ध्रुपद के लिए कौन सा वाद्य प्रयुक्त है। ऑप्शन एक में दिया हुआ है पखावज, ऑप्शन बी में तबला, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है ढोलक, ऑप्शन 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? पखावज होगा। क्या होगा? पखावज होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सारे ग म प ध नि सा स्वरों से कौन सा थाट बनता है? यानी 7 स्वरों का जो थाट है, यानी संपूर्ण संपूर्ण जाति का थाट जो है कौन सा होगा? कौन सा होगा? कौन सा होगा? इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि फिल्म मुगल ए आजम में संगीत की रचना किसकी है? किसकी है रचना? तो ऑप्शन एक में दिया हुआ है एस एन त्रिपाठी, ऑप्शन 2 में दिया है मदन मोहन, ऑप्शन 3 में दिया है नौशाद, ऑप्शन 4 में दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? क्या होगा हमारा आंसर? नौशाद। क्या होगा? नौशाद। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है ठुमरी गायन शैली का संबंध किससे है? ठुमरी गायन शैली का संबंध ऑप्शन एक में दिया है उस्ताद आमिर खान, नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन 3 में दिया है सोरी मियाँ, ऑप्शन 4 में दिया है से एक से अधिक, ऑप्शन 5 में से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि ठुमरी के जो है संबंध किससे है? तो नवाब वाजिद अली शाह से। किससे है? और मियाँ सोरी का किससे है? टप्पा से है। किससे है? टप्पा से। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित रविशंकर सितार के किस घराने से संबंध रखते थे? सितार के किस घराने से संबंध रखते थे पंडित रविशंकर? तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन एक में दिया हुआ है सेनिया, ऑप्शन बी में दिया है मैहर घराना, ऑप्शन 3 में दिया है गौरीपुर घराना, ऑप्शन 4 में दिया है से एक से अधिक, ऑप्शन 5 में दिया है से कोई नहीं। तो घराना क्या होगा इनका? मैहर होगा। क्या होगा? मैहर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्योंकि पंडित रविशंकर जो थे उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है बड़ा ख्याल गायन के लिए कौन सी लय उपयुक्त है? तो बड़ा ख्याल गायन के लिए ऑप्शन एक में दिया है विलंबित लय, ऑप्शन 2 में दिया है द्रुत लय, ऑप्शन 3 में दिया है मध्य लय। यानी लय कितने प्रकार के होते हैं? तो लय जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? विलंबित लय। क्या होगा? विलंबित लय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गायकी अंग से सितार बजाने वाले प्रसिद्ध कलाकार, गायकी अंग से बजाने वाले किसकी बात कर रहा है? गायकी अंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो गायकी अंग की बात कर रहा है। तो गायकी अंग से कौन बजाते थे? ऑप्शन एक में दिया हुआ है पंडित रविशंकर, ऑप्शन बी में देबू चौधरी, ऑप्शन 3 में दिया है उस्ताद विलायत खां। ये जो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो तीनों व्यक्ति जो है
ये सभी सितार वादक है। क्या है? सितार वादक है। सितार वादक यानी सितार बजाने वाले। इनका पंडित रविशंकर के गुरु कौन है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां है। तो गायकी अंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गायकी अंग की। तो गायकी अंग से बजाने वाले जो है कलाकार जो थे, उस्ताद विलायत खां थे। कौन थे? उस्ताद विलायत खां थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोक संगीत में कौन सा राग विकसित हुआ है? लोक संगीत में कौन सा राग विकसित हुआ है? तो कौन सा राग होगा? कौन सा राग होगा? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है श्याम कल्याण, ऑप्शन 2 में पहाड़ी, ऑप्शन 3 में मधुवंती, ऑप्शन 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। मेरा ऑप्शन जो होगा आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। कौन सा होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरा सही आंसर क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो इसमें आंसर में जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी राग जो हमारा जो होगा क्या होगा? खमाज। क्या होगा? खमाज। किस थाट का राग है? इसका थाट क्या है? थाट क्या है? इसका रिप्लाई आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो इस प्रश्न के साथ हम अपने क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। और फिर अगला प्रश्न देखिएगा। तो आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला ऑप्शन क्या होगा इस सब भी देखते चलेंगे। अगला प्रश्न जो है आगे भी मिलेगा, लेकिन इसमें जो है खमास थाट का बात कर रहा है, यानी इसमें आंसर क्या होगा? खमास थाट होगा। सॉरी, इसके आगे भी प्रश्न है क्योंकि हम बताने वाले हैं। अभी देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है कलावंत नाम से अभिप्राय है। कलावंत नाम से क्या अभिप्राय है? तो एक में दिया है ध्रुपद गायक, ठुमरी गायक, टप्पा गायक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कलावंत किसको जाता है? जो ध्रुपद गाने वाले गायक होते हैं और ध्रुपद में निपुण होते हैं उनको कलावंत कहा जाता है। क्या कहता है? कलावंत कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है कथक नृत्य का कहाँ का है? कथक नृत्य जो है कहाँ का है? कहाँ की बात कर रहा है ना? कथक नृत्य कहाँ का है? तो ऑप्शन 1 में दिया है उत्तर भारत। क्या दिया है? उत्तर भारत। ऑप्शन बी में दिया है केरल। ऑप्शन 3 में दिया है तमिलनाडु। तो कथक नृत्य कहाँ का है? तो कथक नृत्य जो है उत्तर भारत का है। कहाँ का है? उत्तर भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पश्चिमी संगीत आधारित है। पश्चिमी संगीत आधारित है। तो पश्चिमी संगीत किस पर आधारित है? ऑप्शन 1 में कह रहा है मेलोडी, 2 श्रुति, तीसरा हारमोनी। तो मेरा आंसर जो होगा हारमोनी होगा। क्या होगा? हारमोनी होगा। अगला प्रश्न हम लोग फिर देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है भारत रत्न सम्मान किसे मिला है? यहाँ जो है भारत रत्न सम्मान की बात कर रहा है, तो किसे मिला है? संगीत के क्षेत्र की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? संगीत के क्षेत्र में। तो भारत रत्न जो मिला है, कलाकार कौन से हैं? लता मंगेशकर है। कौन है? लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग म प ग म ग रे सा ये स्वर किस राग में प्रयुक्त होते हैं? किस राग में प्रयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर जो होगा यहाँ दिया ऑप्शन 1 में यमन, भूपाली, बिहार। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि किस ताल में सभी विभागों के रूप असमान है? असमान की बात कर रहा है। तो यहाँ दिया है आड़ा, चार ताल, दादरा, धमार। तो आप सभी जानते हैं कि दादरा में होता है समान होता है, आड़ा चार ताल भी समान होगा, लेकिन इसमें भिन्न कुछ क्या होगा? तो धमार होगा। क्या होगा? धमार होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चैती किस राज्य का लोक नृत्य है? चैती किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है राजस्थान, ऑप्शन 2 में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 में दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 4 में दिया है से एक से अधिक, ऑप्शन 5 में दिया है से कोई नहीं। तो राजस्थान का क्या होगा? तो कालबेलिया नृत्य कहाँ का है?
इसका रिप्लाई आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा कि कालबेलिया नृत्य कहाँ का है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस राग के आरोह में रे तथा ध स्वर प्रयुक्त नहीं होते हैं? आरोह की बात कर रहा है, तो कौन सा राग होगा? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है अलैया बिलावल, ऑप्शन 2 में दिया है यमन, ऑप्शन 3 में दिया है बिहार। तो मेरा आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? ऑप्शन मेरा 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा, बिहार होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्यकालीन युग में क्या हुआ है? तो मध्यकालीन युग में क्या हुआ है, तो इसका रिप्लाई क्या होगा कमेंट में दीजिएगा आंसर। ऑप्शन 1 में दिया है तार की लंबाई के आधार पर स्वर स्थापना। तार की लंबाई के आधार पर स्वर स्थापना। ऑप्शन जो है 2 में दिया हुआ है ऋषागान परंपरा, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है राग शब्द का प्रयोग। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? तार की लंबाई। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि आधुनिक काल में शुद्ध और विकृत कुल संगीत के स्वर है। शुद्ध और विकृत कुल संगीत के स्वर है, तो कितने हैं स्वर? तो शुद्ध और विकृत स्वर कितने हैं? आप लोगों को पहले ही बताया था कि शुद्ध स्वर की संख्या 7 है और विकृत स्वर की संख्या 5 है। यानी शुद्ध और विकृत, यानी शुद्ध स्वर कितना है? शुद्ध स्वर है 7 और विकृत स्वर कितना है? 5। दोनों को इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो कितना होगा हमारा आंसर? 12 होगा। क्या होगा? 12। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध लोकगीत की गायन शैली है। तो बिहार राज्य की क्या है प्रसिद्ध लोकगीत गायन शैली? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है सोहर, बी में मिर्जा, 3 में नाटी। तो मेरा आंसर क्या होगा? सोहर होगा। तो इसी बात पे आप लोग इस वीडियो में जो है क्वेश्चन के अनुसार एक सोहर गीत जो है कमेंट में जरूर लिखिएगा। और स्टेट संबंधी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बीपीएससी टीआर 4 संबंधित भी है। और इसके साथ साथ आपको नेट में भी मदद करेगा। यूजीसी नेट आप लोग जो म्यूजिक से दीजिएगा उसमें भी बहुत मदद करेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को जो है बार बार रिवीजन कीजिए और एक नोट्स बना कर लिखते रहिए ताकि आप लोग एग्जाम में आसानी मिले। जय हिंद, जय बिहार।